स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हो गया है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और पुलिस की कई टीमें कई राज्यों में अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी करने को जो है उसकी खोज कर रही है। साथ ही अन्य दंगाइयों को भी गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं इन फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हल्द्वानी से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, हल्द्वानी हिंसा के सरगना के खिलाफ जो है पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, खोज की जा रही है और उनकी संपत्तियों की कुर्की भी जो है आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। क्या जानकारी है? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हल्द्वानी हिंसा के सरगना की संपत्ति की कुर्की की तैयारी जो है प्रशासन की ओर से कर ली गई है और हिंसा में जो भी आरोपी शामिल थे उन पर जो है पुलिस लगातार नजर बनाए हुए उनकी खोजबीन की जा रही है। कई राज्यों में जो है पुलिस लगातार एक्टिव है और तमाम अराजक तत्वों की खोजबीन जारी है जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया था और इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। और अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हल्द्वानी हिंसा के सरगना यानी अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्की की तैयारी की जा रही है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बनभूलपुरा हिंसा के मामले में एक ताजा और एक बड़ा अपडेट यही सामने आया है, जिसमें डीआईजी कुमार योगेंद्र यादव के द्वारा बताया गया कि बनभूलपुरा हिंसा में जो मुख्य आरोपी है अब्दुल ये मलिक, उनके सहित जो और अन्य जो 9 लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया था वो लोग यहाँ भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और जो उनकी संपत्ति है उसको कुर्क करने के यहाँ पर आदेश कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर मिल चुके हैं। जिसके तहत यहाँ पर बात की जाए तो मलिक के सहित यहाँ जो कुर्की के लिए कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट से आवेदन किया गया था, जिसमें यहाँ पर न्यायालय के आदेश के बाद सभी की संपत्ति को धारा 83 के तहत यहाँ पर कुर्की की जाएगी, क्योंकि ये सभी आरोपी जो है यहाँ पर अभी पकड़े नहीं गए हैं तमाम यहाँ पर दबिश देने के बाद भी। और उसके साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो लगातार जिससे की घटना यहाँ पर 8 तारीख को हुई है, उसके बाद जो मुख्य आरोपी है यहाँ पर अब्दुल मलिक, उसको लेकर के पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और वहीं बात की जाए यहाँ पर कल जो कोर्ट का फैसला था सुप्रीम कोर्ट यहाँ हाई कोर्ट में जो यहाँ पर जो याचिका डाली गई थी यहाँ पर सरकार की तरफ से और याचिका की तरफ से, तो उसमें सलमान खुर्शीद ने खुद ऑनलाइन बहस में हिस्सा लिया है जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, और उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया था कि जो कार्रवाई थी बहुत जल्दबाजी में की गई। तो यहाँ पर जो बात की जाए तो एकल पीठ की तरफ से यहाँ पर जो फैसला लिया गया है ये 4 हफ्तों का समय मांगा है सरकार से और यही कहा है सरकार से कि जो जल्दबाजी आप लोगों की तरफ दिखाई गई थी ये यहाँ पर कार्रवाई करने को लेकर, तो उसमें जवाब दाखिल किया जाए और क्या ये कानूनी रूप से किया गया था इसको लेकर के सरकार ने हालांकि 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करना है। और क्योंकि वहाँ पर बात की जाए तो ये जो जमीन है 10 वर्षों के लिए कृषि भूमि के तौर पर दी गई थी और इसमें साफ तौर से दिया गया था कि अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता तो इसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर याची को भी 2 सप्ताह के अंदर ये जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सरकार को भी 4 हफ्तों का समय दिया गया, उसके बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। तो साफ तौर से अगर बात की जाए यहाँ पर अब्दुल मलिक के सहित जो 9 अन्य आरोपी है उनकी कुर्की के आदेश भी मिल चुके हैं, हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है, सरकार से जवाब मांगा जा चुका है और अब इस बीच जो पुलिस है वहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी कर्फ्यू है, लेकिन एक बड़ा फैसला यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी लिया गया है। बनभूलपुरा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे के लिए खोला गया है और बनभूलपुरा हिस्से में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे यहाँ पर सूचना दी गई है जो जरूर लेकर के। तो लेकिन जो अन्य और जो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार रहने वाली है, लगातार तलाश की जा रही है यहाँ पर चिन्हित करने के बाद और पूरी तरीके से यहाँ पर अब जो कुर्की के आदेश दिए गए तो कार्रवाई इसमें पुलिस कहीं ना कहीं करने जा रही है। जी, बताया जा रहा है कि पुलिस जो इनके परिचितों और तमाम जो रिश्तेदार है उनके यहाँ भी दबिश दे रही है।
देखिए, क्योंकि अब्दुल मलिक की बात करें तो घटना के दिन से ही फरार है और पुलिस ने उसको खोजने के लिए उसको पकड़ने के लिए तमाम टीमों का गठन किया गया है। जो बरेली की बात यहाँ पर बात की जाए, तमाम यूपी के कई जगह पे लगातार दबिश दी जा रही है और जो उनके रिश्तेदार है अब्दुल मलिक के और जो उनके यहाँ पर पहचान के लोग हैं जहाँ पर अब्दुल मलिक के होने की आशंका जताई जा रही है, तो लगातार पुलिस वहां पर जाकर दबिश दे रही है। लेकिन पुलिस की इतनी कार्रवाई के बाद अभी वो पकड़ में नहीं आया और जो अन्य उसके 9 साथी जिनको मुख्य आरोपी यहाँ पर बताया गया, तो वो उन लोगों को लगातार पुलिस प्रयास ढूंढने का प्रयास कर रही है। और साथ ही क्योंकि कोर्ट से यहाँ पर उनके कुर्की के आदेश मांगे गए थे, तो वहां पर उनकी कुर्की भी हो सकती है। और जो सरकार की सबसे पहली कहा कि जो नुकसान यहाँ पर सरकारी संपत्ति का हुआ तो वो इन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। तो यहाँ पर बात की जाए 4 करोड़ 44 लाख यहाँ पर जो नुकसान उसकी भरपाई उनके द्वारा की जानी है। और कुर्की के आदेश यहाँ मिलने के बाद अब प्रशासन अगले कदम जो है उसकी कार्रवाई यहाँ पर लगातार कर रहा है। अमित, बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस की रडार पर कई नेता भी है इस हिंसा को लेकर शामिल, मतलब आरोपी में उनका भी कहीं ना कहीं जो है अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, बनवरपुरा की अगर बात की जाए तो मलिक के बगीचे पे लगा था, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा था। और इसमें वहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ के जो पार्षद की बात की जाए, जो वहाँ पर राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, तो उनको लेकर के भी यहाँ पर उनको चिन्हित किया जा रहा है। और साथ ही क्योंकि महिलाओं के द्वारा भी यहाँ पर उपद्रव किया गया था, पत्थरबाजी की गई थी, तो महिलाओं को भी चिन्हित किया जा रहा है। साफ तौर से यहाँ पर जिस प्रकार से जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है। साफ तौर पर पुलिस को ये भी कहना है कि जो निर्दोष है उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। इस घटना पे जो दोषी है उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, अन्यथा जो निर्दोष व्यक्ति हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। तो इस वीडियो फुटेज के माध्यम से और जो यहाँ जो पुलिस के सूत्र है उनके पास से लगातार कार्रवाई करने की बात की जा रही है। कई बड़े चेहरे यहाँ पर राजनीति से जुड़े भी जो बनवरपुरा क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति उनकी तरफ से की जाती है, तो उनको भी चिन्हित किया गया। उनकी कितनी भागीदारी इस घटना में उसकी भी लगातार उसका भी खंगाला जा रहा है। और साथ ही जो इस घटना में शामिल लोग थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिनके द्वारा पत्थरबाजी की गई, महिलाओं के द्वारा पत्थरबाजी की गई, उन सभी को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस एक बड़ी कार्रवाई की तरफ लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से वहाँ पर बनवरपुरा क्षेत्र के अंदर जो मलिक का बगीचा है, वहाँ पर जो लगातार इंस्पेक्शन किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, तो वहां पर भी लगातार अब कार्रवाई करने की बात लगातार की जा रही है। और जो यहाँ पर जो दोषी हैं उनको लगातार पकड़ने की कार्रवाई पुलिस तरफ से की जा रही है। अमित, बताया जा रहा है कि लोगों को भी जो है अपने बयान दर्ज करने के लिए, यानी कि साक्ष्य देने के लिए 1 हफ्ते का समय पुलिस की ओर से दिया गया है। तो क्या जो लोग हैं इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी उनमें भय का माहौल है? देखिए, बनवरपुरा घटना के बाद जिस प्रकार का पूरा ये जो 7 दिन का जो समय रहा, इस दौरान क्योंकि अब इसके मेडिकल जांच जो है खुद कुमाऊं के आयुक्त यहाँ पर दीपक रावत के द्वारा की जा रही है। कल दीपक रावत की तरफ से भी यहाँ पर निवेदन किया गया लोगों से कि यहाँ पर FIR दर्ज की जाए। जो लोगों ने अपने सामने घटना देखी उनको भी लगातार पुरानी यहाँ पर उनके द्वारा FIR दर्ज कराने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर FIR, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितनी FIR होगी तो पुलिस के लिए कार्रवाई करना उतना आसान होगा, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। खुद दीपक रावत अब इस पूरे कार्रवाई को लेकर के जांच करने जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है। और उनकी तरफ से सभी बड़े मुद्दों को लेकर के, सभी छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है पूरा, और उनके द्वारा जांच करने की यहाँ पर शुरुआत हो भी चुकी है। अब जिस प्रकार से मलिक के बगीचे में जो 8 तारीख के दिन जो घटना हुई थी, जिस प्रकार से बर्बरता की गई थी वहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ, पत्रकारों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, तो और जो यहाँ पर निगम कर्मी थे उनके साथ, तो उसको लेकर के एक बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं कदम प्रशासन से लगातार उठाया जा रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उनको लगातार उसको ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ जो अन्य आरोपी है उनको ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। कुर्की के आदेश यहाँ पर से कोर्ट की तरफ से उनको मिल चुके हैं, उसकी तरफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो पूरे साक्ष्य जुटा करके लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कर्फ्यू में भी यहाँ पर ढील दी जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं माहौल को भी यहाँ पर सही करने की कोशिश लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। और जो आरोपी है, जो यहाँ पर इसमें दोषी है इस घटना में, उनको नहीं बख्शा जाएगा, इसकी तरफ भी लगातार पुलिस अब ध्यान दे रही है। जी, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है और पकड़ने की भी जो आरोपी होने कोशिश करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया दाखिल, विधानसभा में नामांकन किया दाखिल। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया महेंद्र भट्ट ने। बीजेपी के नेतृत्व का जताया आभार। और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 2 अप्रैल को राज्यसभा सांसद अनिल बनूली का
कार्यकाल होगा खत्म। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म होगा और 2 अप्रैल को जो है सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। और महेंद्र भट्ट ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया, विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया है। होती है और मैं तो अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे से साधारण कार्यकर्ता को इस दायित्व के योग्य समझा है। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने सभी विधायकों का, सभी सांसदों का इधर से आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि मोदी जी के साथ गिलहरी के रूप में मैं काम करूँ और देश के विकास का विजन हो, उत्तराखंड देवभूमि के विकास का विजन हो, उसमें भी अपनी सहयोग मैं निश्चित रूप से दूंगा, ऐसा मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। और ये ठीक है कि मैं बाल्यकाल से ही विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। बीजेपी के अंदर मैंने को दायित्व पे रहा, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। ये सब कार्यकर्ता की क्षमता का एक मूल्यांकन निश्चित से होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कई बार कुछ और सीखना हो तो नेतृत्व ये भी तय करता है व्यक्ति कार्यकर्ता को कुछ और सिखाना है। इसलिए नेतृत्व अनेकों बार दायित्व बदलता है, अन्य अनेकों दायित्वों से नवाजता है। तो मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन्होंने मुझे योग्य समझा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है विधानसभा में। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उनके साथ मौजूद थे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ मौजूद थे। साथ साथ तमाम जितने भी विधायक हैं भाजपा के वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे नामांकन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है पूरी पार्टी में देखने को मिल रहा है। और महेंद्र भट्ट की मैं बात करूँ तो सीमांत क्षेत्र से आते हैं और साथ साथ एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भाजपा पूरी तरह से शुरू की थी। और उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब वो राज्यसभा की जो कुर्सी है उस पर बैठने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक गर्व है। साथ साथ उन्होंने ये भरोसा जताया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांत देश क्षेत्रों की जिस तरह से विकास की धारा बह रही है तो उसी के तहत वो भी कार्य करेंगे और राज्यसभा में इन बातों को रखेंगे किस तरह से जो सीमांत के क्षेत्र हैं उन्हें किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो आज उनका नामांकन हो चुका है और 27 तारीख को मतगणना होनी है। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो पूरी पार्टी में देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं कि पूरी तरह से उनका तय हो चुका है राज्यसभा संसद बनने का, क्योंकि भाजपा बहुमत में है। 70 में से 47 सीट्स उनके पास है और उसके बाद कांग्रेस की 19 और बाकी निर्दलीय है। तो ऐसे में उनका जो राज्यसभा संसद बनने का है वो पूरा तरह से कहा जा सकता है कि हो चुका है। और कुछ ही बस इंतज़ार है 27 तारीख का, जब उन्हें राज्यसभा संसद बनने का पत्र मिल जाएगा। जी तुषार, कहीं ना कहीं पार्टी जो इस बात का संकेत दे रही है, इसे ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी कई नए चेहरों को जो है मौका दे सकती है। देखिए, हमेशा से जो भाजपा पार्टी रही है वो सरप्राइजिंग रही है। हर जो 7 राज्यों में जो लिस्ट रविवार को आई थी तो उसमें कई सरप्राइजिंग नाम थे। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट को चुना गया था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राज्यसभा संसद के लिए जो महेंद्र भट्ट का नाम इसमें आ सकता है। माना जा रहा था कि अनिल बलूनी दोबारा राज्यसभा संसद में रिपीट करेंगे, लेकिन जिस तरह से महेंद्र भट्ट का नाम आया है तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और जिस तरह से भाजपा वर्क करती है पूरे देश भर में, जिस तरह से हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखा कि मुख्यमंत्री के चयन के वक्त, तो ऐसे में बहुत अनएक्सपेक्टेड पार्टी है। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हमेशा से उम्मीद रहती है कि उन्हें कोई पद मिलेगा। तो ऐसे में पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है तो इसी वर्क में काम करती है कि उन्हें जल्द ही कुछ ऐसा नेतृत्व मिलेगा या फिर ऐसी पोजीशन मिलेगी। और उसी के तहत महेंद्र भट्ट का जो नाम था अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उसके बाद जब पूरी पार्टी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और कहीं ना कहीं जब केंद्र नेतृत्व कोई आदेश देता है तो उसके बाद जो राज्य के जितने भी नेता हैं वो उसको मानते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें ऐसे दौर में कोई बड़े फैसले लेने से भी कोई गुरेज नहीं है।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये महेंद्र भट्ट का जिस तरह से नाम सामने आया, उसके बाद ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 सीटों पे जो नाम है वो भी बदल सकते हैं। तो ऐसे में जो घबराहट है वो बड़े चेहरों में भी नज़र आ रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे नेता हैं, जिन्हें उम्मीद है कि अब पार्टी उन्हें मौका देगी, तो अनएक्सपेक्टेड जिस तरह से केंद्र का रूटीन है, तो कहीं न कहीं महेंद्र भट्ट की भी बात करूँ तो बहुत पुराना इतिहास रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने 15 दिन जेल में बिताया है और साथ-साथ 2000 के बाद कहा जा सकता है कि जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं प्रदेश भर में वो उन्होंने निभाए हैं। तो ऐसे में विधायक के तौर पर भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण पद है पार्टी के साथ-साथ प्रदेश में उन्होंने उस पद पर बैठे, और ऐसे में जो पार्टी है उनके जो कार्य से खुश होकर ये राज्यसभा संसद का जो मौका है उन्हें दिया है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव भी महेंद्र भट्ट जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं और पार्टी जो है ब्राह्मण समाज को साधने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट जो है चुनाव के लिहाज से यहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, राजनीतिक मायने से अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण समाज की ये बात की जा रही थी कि ब्राह्मण समाज को राज्यसभा संसद में भेजा जाएगा, एक नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस बनाया जाता है पूरे कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में, साथ साथ यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण जाति में बटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बराबर करने के लिए ज़रूरत होती है कि वहाँ का नेता उठाया जाए। और महेंद्र भट्ट की मैं बात करूँ तो सीमांत क्षेत्र से, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सीमांत क्षेत्रों के बारे में सोच रहे हैं, मड़ा गाँव को पहला गाँव उन्होंने देश का बोला है, तो ऐसे में जिस तरह से विकास का कार्य सीमांत क्षेत्रों में हो रहा है, तो उसके तहत भी माना जा सकता है कि एक व्यक्ति को वहाँ से उठाया गया है सीमांत क्षेत्र से, ताकि आने वाले समय में पार्टी को कुछ फ़ायदा इससे मिल सके। और इसी के तहत ब्राह्मण समाज और साथ साथ सीमांत समाज के जिस तरह से राजनीतिक माहौल है उसे बैलेंस करने के लिए महेंद्र भट्ट का नाम सामने आया है, तो ये भी मायने लिए जा रहे हैं। फिलहाल महेंद्र भट्ट ने नामांकन भर दिया है और ये 4 चरणों में पूरा नामांकन किया गया, जिसमें पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, साथ साथ दूसरे बारे में जो सेट दिया गया उसमें कई विधायक और साथ साथ कैबिनेट मंत्री रहे, तो ऐसे में 4 सेटों में ये पूरा नामांकन हुआ है। और इसके बाद 27 तारीख को ये पूरा जो पत्र है वो पूरी बहुमत से महेंद्र भट्ट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी जो है 5 लोकसभा सीटों पर बड़े अंतर से जीतना चाहती है, और बताया जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है पार्टी की ओर से, इसका असर जो लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण पर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनएक्सपेक्टेड पार्टी है और कोई भी नाम इसमें सामने आ सकता है। पर हरिद्वार से ये चर्चा हो रही है कि कुछ नाम चेंज हो सकते हैं, डॉक्टर निशंक को इस बार चेंज करके दूसरा प्रत्याशी लाया जा सकता है। टेरी से भी इस तरह की बातें उठ रही है, साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र से भी इस तरह की जो लोकसभा सीट से चर्चाएं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री धामी का चमोली दौरा, आज गौचर से मेला मैदान तक सीएम करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री विभिन्न विकास की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, चमोली में आयोजित कार्यक्रम में भी करेंगे प्रतिभाग। नंदा गौरा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने आ रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नंदा गौरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, चमोली में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी हिस्सा लेंगे और कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही गौचर से मेला मैदान तक सीएम रोड शो करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री धामी का चमोली दौरा आज। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम, अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री धामी। 20 फरवरी को जा सकते हैं अयोध्या धाम, पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे दर्शन पूजन। तो मुख्यमंत्री धामी का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम और पूरी कैबिनेट के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है, अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 20 फरवरी को जा सकते हैं अयोध्या धाम। और खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में करीब 15 मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान बजट सत्र देहरादून या ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आहूत करने को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी, जिसमें अब देहरादून में सत्र आहूत करने का निर्णय ले लिया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्यावेदन दिया था कि अगले सत्र को गैरसैंण में करने के बजाय देहरादून में आहूत किया जाए, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र की तिथि मुख्यमंत्री को अधिकृत की गई, जिसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा।
मत पे भी चर्चा हुई थी। अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पर कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। डेट्स के बारे में मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। डेट्स का जैसे फाइनल हो जाएगा सीएम साहब के लेवल से फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगला है और फिलहाल के देहरादून देवभूमि समाचार में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।